स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिराइव होती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, दैट इज एंट्रोपी। ठीक है, तो क्या होती है एंट्रोपी, क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम आज डिस्कस करेंगे, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एंटायरली मैथमेटिकल। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल डेरिवेशन से स्टूडेंट्स। तो एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ उनको, बाकी मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगी, आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आज जो है हमारा सबसे पहले हमने डिस्कस करना है एंट्रोपी चेंजेस फॉर एन आइडियल गैस। सिंस एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, इट्स वैल्यू फॉर एन आइडियल गैस विल चेंज विथ चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, आपको बताया था जब मैंने आपके साथ थर्मोडायनेमिक टर्म्स डिस्कस की थी, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। तो कोई भी स्टेट प्रॉपर्टी जो चेंज हो विथ 4 वेरिएबल्स, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड केमिकल कंपोजिशन, उनको आप बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो वहाँ हमने 4 स्टेट वेरिएबल्स की बात की थी, लेकिन यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि 3 स्टेट वेरिएबल्स आर सफिशिएंट टू डिस्क्राइब एनी स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो क्योंकि एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन है, तो इसकी भी चेंज होगी वैल्यू जब आप टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करोगे। वी विल स्टडी वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ चेंज इन 2 वेरिएबल्स, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम और टेम्परेचर एंड प्रेशर। दैट मीन्स आज हम जो स्टडी करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू एट ए टाइम 2 वेरिएबल्स के साथ स्टडी करेंगे। एक करेंगे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के साथ, दूसरा करेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विच एक्सपेंड्स रिवर्सिबली। तो हम एक आइडियल गैस ले रहे हैं जो एक्सपेंड कर रही है रिवर्सिबली। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ बोलता है du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो अब अगर मैं यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालती हूँ तो वो आ जाएगी डी यू माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है, जहाँ पे क्योंकि हम रिवर्सिबल वर्क की बात कर रहे हैं, हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ रिवर्सिबल लगा दिया। तो डी क्यू रिवर्सिबल इज द हीट चेंज रिवर्सिबली। राइट, हमने पहले ही बोल दिया कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम बिकॉज इट इज एक्सपेंशन वर्क। तो एक्सपेंशन वर्क इज माइनस पी डी वी, डी डब्ल्यू इज माइनस पी डी वी। तो अगर मैं यहाँ डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करती हूँ तो डी क्यू रिवर्सिबल आ गया डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बन गई आपके पास हीट चेंज रिवर्सिबल, दैट इज डी यू प्लस पी डी वी। स्टूडेंट्स, ये डी क्यू रिवर्सिबल क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर टी। ठीक है, तो आपको याद है व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, एंट्रोपी चेंजेस ds, ds is equal to dq reversible upon t, where dq reversible is the heat supplied to a system reversibly and isothermally. ठीक है, तो tds क्या हो जाएगा? dq reversible। अब आप क्या करो, ये जो dq reversible है इसकी वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी tds इज इक्वल टू du प्लस pdv। ठीक है, तो ये फाइनल इक्वेशन बन गई आपके पास tds इज इक्वल टू du प्लस pdv। नाउ फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अगर आपको याद है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, 2 हीट कैपेसिटीज होती हैं, एक होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर स्टूडेंट्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, CV इज इक्वल टू डी यू प्लस अपॉन डी टी। तो डी यू किसके इक्वल आ गया? CV dt के। ठीक है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, du इज इक्वल टू CV dt। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू RT। तो P की वैल्यू क्या आ गई? RT अपॉन V। अब आपने क्या करना है, P की वैल्यू और CV की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपने, सॉरी DU की वैल्यू, P की वैल्यू एंड DU की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपने इक्वेशन नंबर 3 में, जो आपके पास पीछे आई थी। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ du एंड p इन इक्वेशन 3, तो आपने सिंपल इक्वेशन पुट की और आपके पास ये इक्वेशन बन गई दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद। अब आपने देख लिया, क्योंकि इसमें जितने भी हैं ds, dt, dv, दे आर कंप्लीट डिफरेंशियल, तो दे कैन बी इंटीग्रेटेड विद इन लिमिट्स। आप उनको इंटीग्रेट करते हो क्योंकि ये कंप्लीट डिफरेंशियल हैं, ये स्टेट फंक्शंस हैं, चाहे टेम्परेचर है, चाहे वॉल्यूम है, चाहे एंट्रोपी है। तो आपके पास क्या आ गया, जब आपने इसको इंटीग्रेट किया
डी एस का मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू, डी एस का मतलब हो गया S2 माइनस S1 के बीच में इंटीग्रेट करना, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। डी टी का मतलब हो गया T1 और T2 के बीच में इंटीग्रेट करना, डी वी मतलब V1 और V2, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एंट्रोपी। तो स्टूडेंट्स आपके पास बन गया डेल्टा एस, S2 माइनस S1 CV नेचुरल लॉग ऑफ T2 माइनस T1 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ V2 माइनस V1। जब आपने इनको सिंपली इंटीग्रेट किया तो आपके पास ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। डेल्टा एस CV नेचुरल लॉग ऑफ T2 माइनस T1, इसका इंटीग्रेशन, R कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, नेचुरल लॉग ऑफ V2 माइनस V1। ये आ गई आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू। तो ये आ गई आपके पास फाइनल डेल्टा एस की वैल्यू, जो दोबारा से लिख दी, दैट इज S2 माइनस S1, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी, CV नेचुरल लॉग ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ V2 ओवर V1, जो हमने दिखाया एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडल गैस एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब हम दिखाएंगे एंट्रोपी चेंज एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। सिंपल है, फॉर 1 मोल ऑफ आइडल गैस P1 V1 इज इक्वल टू RT1, P2 V2 इज इक्वल टू RT2, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गैस कांस्टेंट कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेट्स हैं, ये फाइनल स्टेट्स हैं। अब आपने क्या करना है, 7th इक्वेशन को 6th इक्वेशन से डिवाइड किया तो आपके पास स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आ गई, V2 ओवर V1 इज इक्वल टू P1 T2 P2 T1। अब आपने क्या करना है, ये जो V2 ओवर V1 की वैल्यू आई, ये इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करनी है V2 ओवर V1 की वैल्यू। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा एस इज इक्वल टू CV नेचुरल लॉग ऑफ T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ P1 T2 P2 T1, V2 ओवर V1 की वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आपको पता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है वो गॉस कांस्टेंट के बराबर होता है। तो CV की वैल्यू आ गई CP माइनस R। आप इस CV की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो पिछले इक्वेशन में, CV सब्स्टिट्यूट कर दिया, बिल्कुल सिंपल, CP माइनस R, बाकी इक्वेशन ऐसा सच रही, डेल्टा एस की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स लगाया स्टूडेंट्स इसमें, पहले CP को इससे मल्टीप्लाई कर दिया फिर R को, ठीक है। फिर ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस, और आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई डेल्टा एस CP नेचुरल लॉग ऑफ T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ P1 ओवर P2, क्योंकि ये दोनों हो गए कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया एंट्रोपी चेंज फॉर आइडल गैस एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले आया था एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। और इसी इक्वेशन को अगर आप n मोल्स के लिए लिखोगे स्टूडेंट तो सिंपल है, डेल्टा एस इज इक्वल टू NCP नेचुरल लॉग ऑफ T2 ओवर T1 प्लस NR नेचुरल लॉग ऑफ P1 ओवर PT, ठीक है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, बिल्कुल आप इसको कर लेना, इट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है नेक्स्ट एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडल गैस इन डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। डिफरेंट प्रोसेस में देखेंगे हम, जैसे आइसोथर्मल में क्या होता है एंट्रोपी चेंज, आइसोबारिक में क्या होता है, आइसोकोरिक में क्या होता है, एडियाबेटिक में क्या होता है। तो सबसे पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसका मतलब T1 इज इक्वल टू T2, कोई चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर में, T1 इज इक्वल टू T2। 5th इक्वेशन लेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम 5th इक्वेशन देखें T1 T2 के बराबर हो गया तो डेल्टा एस किसके बराबर आ गया, R नेचुरल लॉग ऑफ V2 ओवर V1, क्योंकि T1 और T2 कांस्टेंट हो गए तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, क्योंकि सेम वैल्यू रह रही है तो वो पूरी टर्म खत्म हो गई, डेल्टा एस की वैल्यू आ गई R नेचुरल लॉग ऑफ V2 ओवर V1। और अगर 8th इक्वेशन लेके, वो भी आपने देख ली थी, वहाँ भी T1 T2 सेम हो गया तो किसके इक्वल आ गया, R नेचुरल लॉग ऑफ P1 ओवर P2। तो 5वीं इक्वेशन और 8वीं इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या बन गई, 5वीं इक्वेशन बन गई R नेचुरल लॉग ऑफ V2 ओवर V1 और 8th इक्वेशन बन गई R नेचुरल लॉग ऑफ P1 ओवर P2, जो आप देख सकते हो। 8th इक्वेशन वॉज दिस, जब ये दोनों सेम हो गए तो ये पूरी टर्म खत्म हो गई, डेल्टा एस किसके इक्वल आ गया, P1 ओवर P2 के। सिमिलरली 5th इक्वेशन, जब ये पूरी टर्म खत्म हो गई स्टूडेंट्स, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये पूरी टर्म खत्म हो गई, कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा एस किसके इक्वल आ गया, R नेचुरल लॉग ऑफ V2 ओवर V1, ठीक है। तो वही किया आपने यहाँ पे। आइसोथर्मल प्रोसेस जब होता है और जब एक्सपेंशन होती है तो V2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन V1, ठीक है। एक्सपेंशन हो रही है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से बढ़ेगी तो डेल्टा एस की वैल्यू काय में आएगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन एंट्रोपी,
उसके बाद लास्ट बात करेंगे हम आइसोबारिक प्रोसेस की। आइसोबारिक प्रोसेस मीन्स प्रेशर इज कांस्टेंट, P1 इज इक्वल टू P2। सिंपल इक्वेशन 8 लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि वो प्रेशर की बात है, दैट इज एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब प्रेशर की टर्म में जब बात हो रही है तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा एस किसके इक्वल आ गया, Cp नेचुरल लॉग ऑफ T2/T1। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई, V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। तो जब V1 और V2 बराबर हो गए तो इक्वेशन 5 क्या बन गई, डेल्टा एस Cv नेचुरल लॉग ऑफ T2/T1, ठीक है। वो आप समझ ही सकते हो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। जब आपने आइसोबारिक प्रोसेस की बात की तो आपने वो एंट्रोपी चेंज लिया जो इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर था, ठीक है, जो पीछे डिस्कस किया। जब हमने आइसोकोरिक प्रोसेस लिया तो आपने वो एंट्रोपी चेंज लिया जो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम था, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई, तो आपकी इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे भी वही है कि जब आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तो टेम्परेचर T2/T1 हो गया, तो एंट्रोपी हमेशा क्या करती है, इंक्रीज। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में भी टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम कांस्टेंट होती है लेकिन एंट्रोपी इंक्रीज करती है। उसके बाद आ जाओ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मीन्स नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, ठीक है। नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, दैट मीन्स क्यू रिवर्सिबल इज 0। स्टूडेंट्स, जब डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है तो जब क्यू रिवर्सिबल ही 0 हो गया तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 0। तो दैट मीन्स फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो एंट्रोपी चेंज। तो ऑलवेज याद रखना है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी इंक्रीज करती है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए भी एंट्रोपी इंक्रीज करती है, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या हो जाता है, 0, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कोई भी एंट्रोपी चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं आप आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसका मतलब कौन सा प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होता है स्टूडेंट्स, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा एस इज 0, तो दैट इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। उसका लास्ट में है थोड़ा सा एंट्रोपी चेंज आइडल गैस के लिए, लेकिन मिक्सिंग पे क्या होगा, वो हमने एक इंडिविजुअल आइडल गैस ली 1 मोल। अब हम बात करेंगे मिक्सिंग की, ठीक है, कि 2 आइडल गैसेस ऑन मिक्सिंग, तो कैसे एंट्रोपी चेंज होता है। कंसीडर N1 मोल्स ऑफ एन आइडल गैस। एक आइडल गैस ली जिसके N1 मोल्स इनिशियल प्रेशर P1 नॉट आर मिक्सड विद N2 मोल्स ऑफ आइडल गैस। दूसरी गैस ली एक N1 मोल्स की, एक N2 मोल्स की, एट इनिशियल प्रेशर P2 नॉट। इसका इनिशियल प्रेशर P1 नॉट है, इसका इनिशियल प्रेशर P2 नॉट है, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट ड्यूरिंग मिक्सिंग। और हमने इन दोनों आइडल गैसेस को मिक्स कर दिया, टेम्परेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अब आपके पास है कि अगर इनिशियल प्रेशर इनके P1 नॉट और P2 नॉट थे, लेकिन जब मिक्सिंग कर दी आपने तो फाइनल प्रेशर्स हो गए P1 एंड P2। तो मिक्सिंग के बाद P1 एंड P2 आर द फाइनल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो एंट्रोपी चेंज क्या हुआ, अभी आपने देख लिया था, दैट इज प्रेशर की टर्म में दे रहे हैं हम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर की टर्म में आ जाएगा डेल्टा एस इज आर नेचुरल लॉग ऑफ, वहाँ लिखा था हमने P1/P2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, P1 की जगह मैं इनिशियल प्रेशर लिख दूंगी, P2 की जगह मैं फाइनल प्रेशर लिख दूंगी, ठीक है, क्योंकि 2 अलग अलग गैसेस हैं। इनिशियल प्रेशर एक के लिए P1 नॉट है, दूसरी के लिए P2 नॉट है, ठीक है। तो मैंने सिंपल सी वो इक्वेशन ली विच इज एक्सप्रेसिंग एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, लेकिन क्योंकि मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस लिया तो टेम्परेचर वाली टर्म कैंसिल हो गई, आपके पास बची डेल्टा एस इज इक्वल टू आर नेचुरल लॉग ऑफ P1/P2, ठीक है। P1 हो गया इनिशियल प्रेशर, P2 हो गया फाइनल प्रेशर। अब गैस 1 के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी ये, गैस 2, दोनों आइडल गैसेस हैं, गैस 2 के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी ये, वो पहले बता चुकी हूँ। गैस 1 का इनिशियल प्रेशर है P1 नॉट, फाइनल प्रेशर है P1। गैस 2 का इनिशियल प्रेशर है P2 नॉट, फाइनल प्रेशर है P2, ठीक है। और जब इन दोनों को मिक्स किया तो आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई ये, ठीक है। हम ये सपोज करते हैं कि टोटल प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग इज P इज इक्वल टू P1/P2। X1 एंड X2 आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस 1 एंड 2। डाल्टन्स लॉ बोलता है कि P1 इज इक्वल टू X1P, P2 इज इक्वल टू X2P। यहाँ पे सिंपल डाल्टन्स लॉ लगाया स्टूडेंट्स आपने। X1 एंड X2 आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द 2 गैसेस 1 एंड 2,
दो गैसेज हैं 1 और 2 जिनको बोला है आपने, ये डाल्टन्स लॉ लगाया आपने। उसके बाद आपने जब सब्स्टिट्यूट की P1 और P2 की वैल्यू इन इक्वेशन 4, तो आपकी ये बन गई फाइनल इक्वेशन, दिस इज N2R एंड दिस इज X2, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, राइट। तो ये बन गई आपकी फाइनल इक्वेशन। कन्वीनियंस के लिए हम क्या करेंगे, P1 नॉट और P2 नॉट को बराबर कर देंगे टोटल प्रेशर के, वॉल्यूम V को कर देंगे V1 प्लस V2 के। तो जब मिक्सिंग की आपने तो आपकी जो ये इक्वेशन थी ये बन गई, ठीक है। P1 और P2 नॉट को P कर दिया, दिस इज ऑल्सो P, दिस इज P से P कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज P, दिस इज P से P कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया, N1R नेचुरल लॉग ऑफ X1, ठीक है, माइनस कर दिया क्योंकि X1 को मैं ऊपर लेगी तो मैंने आगे माइनस लगा दिया, ये फिर माइनस हो गया, माइनस X2R नेचुरल लॉग ऑफ X2, ठीक है। वो आप समझ सकते हो कि क्योंकि मैं X1 और X2 को ऊपर ले गई तो मैंने साइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो डेल्टा एक्स मिक्सिंग के आगे आपके पास माइनस आर आपने कॉमन ले लिया, समेशन ऑफ Ni नेचुरल लॉग ऑफ Xi, Xi इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ दो कंपोनेंट हैं, एक का मोल फ्रैक्शन X1 है, दूसरे का X2। तो जब आपने ith के लिए निकाला, सम किया इनका, तो ये आ गई माइनस आर समेशन ऑफ Ni नेचुरल लॉग ऑफ Xi, ठीक है। इन इक्वेशन से आपको ये क्लियर हो जाता है क्योंकि Xi की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, बिकॉज ith कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है। तो डेल्टा एक्स मिक्सिंग क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब जब भी मिक्सिंग की जाती है आइडल गैसेस की, तो दैट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन एंट्रोपी। याद रखना है, जब भी आप गैसेस को मिक्स करते हो आइडल गैसेस को, तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी, डिसऑर्डर हमेशा इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि Xi इज ऑलवेज लेस देन 1, और जब मिक्सिंग करेंगे तो एस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। एक ये दूसरी आपने याद रखनी है जो आपको साफ दिखा रहा है कि मिक्सिंग करने पर जो एंट्रोपी चेंज होता है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, जबकि एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल टेम्परेचर। लेकिन जब मिक्सिंग कर देते हैं तो डेल्टा एस मिक्सिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे कोई टेम्परेचर की टर्म नहीं आ रही है, ठीक है। ये हो गया डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये दो पॉइंट आपने जरूर ध्यान से पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, कि इस इक्वेशन से आपको ये दो चीज़ें क्लियर होती हैं कि एक तो जब भी मिक्सिंग करते हैं तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, दूसरा मिक्सिंग करने पर एंट्रोपी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो जाती है। दूसरा, इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स, ये वाली जो इक्वेशन है आपने क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन को N1 प्लस N2 से डिवाइड करना है आपने, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को N1 प्लस N2 से, तो इसको डिवाइड किया N1 अपॉन N1 प्लस N2, इसको डिवाइड किया N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो क्या बन गया, ये बन गया मोल फ्रैक्शन X1, ये बन गया मोल फ्रैक्शन X2। आपने कुछ नहीं किया, आपने ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को N1 प्लस N2 से डिवाइड किया, ठीक है। इस साइड वाली को भी डिवाइड किया और इस साइड वाली को भी, ठीक है। तो आपकी ये इक्वेशन बन गई दिस, माइनस आर N1 अपॉन N1 प्लस N2 नेचुरल लॉग ऑफ X1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2 नेचुरल लॉग ऑफ X2। तो ये क्या बन गया, माइनस आर, दिस इज X1, माइनस आर X1 नेचुरल लॉग ऑफ X1 प्लस X2, दिस इज X2 नेचुरल लॉग ऑफ X2, दिस इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of second component divided by total number of moles. What is that? That is mole fraction. तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, माइनस आर समेशन ऑफ Xi नेचुरल लॉग ऑफ Xi फॉर ith कंपोनेंट, ठीक है। क्योंकि दो कंपोनेंट हैं तो आपकी बनी माइनस आर X1 नेचुरल लॉग ऑफ X1 प्लस X2 नेचुरल लॉग ऑफ X2। अगर ith कंपोनेंट है तो आपकी बन जाएगी माइनस आर X समेशन ऑफ Xi नेचुरल लॉग ऑफ Xi, ठीक है। तो ये इसकी पिक्चर्स मैं आपको भेज दूंगी, बिल्कुल सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ ना आए, बट आपने कर लेना है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और आपको डिराइव करने के लिए भी आ सकता है। आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एंट्रोपी चेंज क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होती हैं, ठीक है। तो इसकी मैं पिक्चर्स भेज दूंगी आपको स्टूडेंट्स, आपने असाइनमेंट अपनी कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू।